JS एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पर मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज से हमारी कक्षाओं में हम चर्चा करेंगे प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि पर। तो प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि को जो है हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जो कि 3 कालों में बांट सकते हैं, जिसे नंबर 1 प्राचीन काल, मध्यकालीन शिक्षा, आधुनिक शिक्षा। प्राचीन काल में गुरुकुल एवं बोधकालीन शिक्षा आती है, और जो मध्यकालीन शिक्षा रहा है वो मुगलकालीन शिक्षा आती है, यानी जिसमें मुस्लिम शिक्षा का उल्लेख है। और जो आधुनिक शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा में जो है जो हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का शासन रहा है वो शिक्षा, और जो स्वतंत्रता के बाद जो हमारी सरकारों ने शिक्षा निर्धारित की है, जो शिक्षा व्यवस्था बनाई है, वो शिक्षा होगी। तो ये प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि के अंतर्गत 3 काल की हम शिक्षाओं का यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज जो है हम प्राचीन काल की शिक्षा के अंतर्गत वैदिक कालीन शिक्षा की शुरुआत कर रहे हैं। तो वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में जानते हैं। वेदों पर आधारित शिक्षा या गुरु के घर पर या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा को वैदिक कालीन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था कहा जाता है। यानी जो शिक्षा वेदों पर आधारित थी और जिसे हम गुरु के घर पर जाकर प्राप्त करते थे, उसे वैदिक कालीन शिक्षा कहा जाता था। वेदों पर आधारित शिक्षा का अर्थ है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसका स्रोत वेद है। भारतीय साहित्य में 4 प्रकार के वेद माने जाते हैं। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अर्थवेद। तो जो इन 4 वेदों पर आधारित शिक्षा है उसे हम वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। इसके अलावा जो है वास्तव में वैदिक शिक्षा का तात्पर्य अंतर्ज्योति और शक्ति से था, जिससे मानव की शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक शक्तियों का संतुलित विकसित करना था। यानी कि इस शिक्षा के द्वारा हम मानव की जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं, जो उसके अंदर जो एक विशेष ज्योति होती है, उसको विकसित करना था, जिसके माध्यम से शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक शक्तियों का संतुलन बनाकर उसे एक अच्छा नागरिक बनाना था। तो ये वैदिक कालीन शिक्षा पर हमने यहाँ पर चर्चा की। इसके बाद जो इस शिक्षा व्यवस्था में आते हैं, इसके उद्देश्य, वैदिक कालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य थे देखते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा का मकसद व्यक्ति को ज्ञान में प्रवीण करना था, ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके। यानी कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसका उद्देश्य ये था कि जो इस संसार से जो है हम मुक्ति पा सकें और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। यानी वैदिक कालीन शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वो आध्यात्मिक शिक्षा की प्राप्ति कराना था, और उस आध्यात्मिक शिक्षा को माध्यम से हम जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। वैदिक कालीन शिक्षा का केंद्र बिंदु धर्म था। धार्मिक भावना का विकास ही शिक्षा का लक्ष्य था। सब कुछ ईश्वर का है, संसार मिथ्या है। यानी कि जो एक हमारे जगत गुरु शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, यानी ब्रह्म सत्य है और ये जो जगत है वो मिथ्या है। कहने का मतलब ये है कि जो ये संसार है, ये भौतिक संसार है, ये एक न एक दिन हम छोड़ कर जाएंगे, और जो असली सत्य है वो ब्रह्म है। हम सब ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं और हमें ब्रह्म में मिलना है। तो इसका कहने का मतलब ये था कि हमें ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए जिसके द्वारा हम सांसारिकता को छोड़कर आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो सकें। यानी वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धर्म था, धार्मिक भावना को विकसित करना था, और उनके अंदर आध्यात्मिक भावना को विकसित करके उन्हें मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर करना था। वैदिक कालीन शिक्षा में यह स्थापित तथ्य था कि इस ईश्वर भक्ति और ज्ञानवान वही व्यक्ति हो सकता है जो चरित्रवान हो। यानी चरित्रवान व्यक्ति ही जो है ईश्वर भक्ति और ज्ञानवान हो सकता है। यानी जो ईश्वर की भक्ति करेगा और जो ज्ञान प्राप्त करेगा और उसे चरित्रवान होना जरूरी है। शिक्षा न केवल बालक को चरित्रवान बनाए बल्कि उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास भी करे, ताकि वह देश का सहयोग्य नागरिक बन सके। सुयोग्य नागरिक बनने के लिए क्या चाहिए कि बालक को केवल चरित्रवान ना हो, उसके साथ साथ उसका शारीरिक रूप से भी जो है विकास हो, मानसिक और बौद्धिक विकास भी उसका जरूरी है। वैदिक युग की शिक्षा का सार ये था कि शिक्षा जब गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके वापस जाता था, मैंने शिष्य जब गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके वापस जाए तो समाज में प्रवेश करे तो वह एक संतुलित प्राणी के रूप में स्थापित हो, इसलिए उन्हें सामाजिक कौशलों की भी शिक्षा दी जाती थी। यानी कि जो मनुष्य है उसे आखिरकार रहना तो समाज में ही है। इस समाज में रहने जब तक उसका जीवन है तो उसे समाज के अंदर ही रहना है। सारी सामाजिक गतिविधियों में वो जो है सामाजिक संतुलन बना पाए, इस तरीके की उसे जो है शिक्षा दी जाती है, जैसे सामाजिक कौशलों से को प्रशिक्षण दिया जाता था। राष्ट्रीय सांस्कृतिक का संरक्षण व प्रसार करना वैदिक शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण लक्ष्य था।
राष्ट्रीय संस्कृति मतलब जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी हिंदू संस्कृति थी, यानी जो धार्मिक संस्कृति, ये जो भी हमारा सांस्कृतिक वातावरण था, जो हमारी पिछली पीढ़ियों ने जो हमें विरासत में दिया था, उस संस्कृति का संरक्षण करना और उसका प्रसार करना भी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। कुल मिला के वैदिक कालीन शिक्षा जो है दोनों प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य लेकर चलती थी। वो संसार में जीने के लिए उसे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से सक्षम बनाती थी, साथ ही साथ उसे आध्यात्मिक का ज्ञान करवा के मोक्ष की प्राप्ति कराने का उद्देश्य रखती थी। तो ये हुआ आपका उद्देश्य। अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था मनुष्य को आध्यात्मिकता का विकास करके उसे मोक्ष की प्राप्ति कराना। इसके बाद जो आती है सिद्धांत, यानी वैदिककालीन शिक्षा के सिद्धांत और विशेषताएं। वैदिक युग में प्रचलित शिक्षा की सबसे अहम बात यह थी, शिक्षा पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। यह लोगों का निजी कार्य था, जिसका प्रबंधन तंत्र ब्राह्मणों के अधीन था। राजा या धनी वर्ग स्वेच्छा से इन संस्थाओं को अनुदान देते थे। कहने का मतलब यह है, उस समय जो शिक्षा प्रणाली थी पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी। उस शिक्षा व्यवस्था को केवल ब्राह्मण जो है अपने तरीके से उसे चलाते थे, उनका प्रबंधन तंत्र ब्राह्मण संभालते थे और राज्य का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता था। सारे नियम कानून जो है उस संस्था को चलाने वाले ब्राह्मण, जो वहाँ के गुरु थे, जो भी वहाँ के कर्मचारी थे, वो सब देखते थे। राजा और धनी आदमी अपनी इच्छा के अनुसार इसमें जो है इन संस्थाओं को अनुदान यानी पैसे के रूप में आर्थिक रूप से मदद करते थे। सार्वजनिक व निःशुल्क शिक्षा थी। इस काल में जो है शिक्षा देना एक पवित्र कृत्य यानी कर्तव्य माना जाता था, इसलिए यह एक तरीके से निःशुल्क दी जाती थी। किसी बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं दिया जा सकता और ये सार्वजनिक थी यानी सबके लिए थी। लेकिन हम यहाँ पर एक बात आपको बताते चलें कि वैदिककालीन शिक्षा में जो है शूद्र की शिक्षा को निषेध भी कहा गया है, तो इसलिए इसे सार्वजनिक तो थी, लेकिन वो सिर्फ स्वर्ण कास्ट और जो आपके सामान्य वर्ग के लोग थे यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोगों को ही शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा जो आपका आता है अगला, जो इसकी विशेषता है, शिक्षा का स्वरूप मुख्यतः व्यक्तिगत था। बच्चा गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था। गुरु व्यक्तिगत भिन्नताओं का आधार पर प्रत्येक शिष्य को ज्ञान प्रशिक्षण देता था। उसकी बौद्धिक व मानसिक क्षमताओं और कुशलताओं का संवर्धन करता था। यानी गुरु जो है बच्चे की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं थी, जो उसकी इंडिविजुअल डिफरेंस थे, उसके जो मानसिक और शारीरिक क्षमताएं थी, उसके आधार पर उसे प्रशिक्षित करता था और उसका बौद्धिक और मानसिक क्षमताओं को का संवर्धन करता था, यानी उन्हें मजबूत करता था। इसके अलावा जो आपका आता है शिक्षा पुस्तकीय न होकर व्यावहारिक थी, यानी कि जो हमारे वो उस समय पे जो है सारा ज्ञान जो है व्यावहारिक रूप से सिखाया जाता था, यानी उन्हें करके दिखाया जाता कि इस तरीके से कौन सा कार्य करना, शस्त्र चलाना या कोई भी जो विद्या सिखाई जाती थी, योग या कोई ध्यान लगाना, किसी भी प्रकार की जो भी कार्य बताए जाते वो व्यावहारिक रूप से करके बताए जाते, किसी भी प्रकार की कोई भी पुस्तक का सहारा नहीं लिया जाता था। शिक्षा सहवासीय थी। मतलब सहवासीय का मतलब होता है कि जो बच्चा अपना घर छोड़कर जहाँ पर उसे शिक्षा प्राप्त करनी थी वहीं पर रहता था। इसको देखते हैं, बच्चा अपना घर परिवार छोड़कर विद्याध्ययन हेतु गुरु के घर पर जाता था। कहने का मतलब यह है कि बच्चा जो है अपना घर छोड़कर गुरु के घर पर जाता था या गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। इस शिक्षा को सहवासीय शिक्षा बोला जाता है। शिक्षा प्रणाली गुरु के नियंत्रण से प्रभावित थी। गुरु के नियम निर्देश ही अनुपालित होते थे। गुरु ही शिक्षा का विषय, विधि, कार्य निश्चित करते थे। बालक उनका अनुसरण करते थे। शिक्षक एक मार्गी थी, बच्चों की सहभागिता कम थी। यानी कि इसकी ये विशेषता मुख्य रूप से इसमें एक विशेषता थी कि ये जो है गुरु के नियंत्रण में होती थी और गुरु ही नियम निर्देश का जो है निर्माण करते थे, उनका अनुपालन कराते थे और वो अपने हिसाब से विषयों का और विधियों का जो कार्य निश्चित करते थे वो सब कुछ गुरु करते थे। यानी कि यह एक मार्गीय थी। यानी कि ये शिक्षा जो है एक तरीके से टीचर केंद्रित थी। यानी कि जो गुरु के जो चाहते थे वही होता। इसमें बच्चों की सहभागिता कम होती थी। इसी शिक्षा व्यवस्था को जो है टीचर केंद्रित शिक्षा व्यवस्था कहा जाएगा। इसके जो ये विशेषताएं हुई, इसके बाद जो आता है आपका अध्ययन काल। इस शिक्षा का जो अध्ययन काल था, यानी समय, कितने समय से कितने समय तक ये शिक्षा चलती, सामान्यतः 12 वर्ष का होता था इसका अध्ययन काल। बालक की 5 वर्ष तक की आयु घर पर संपन्न होती, इससे आगे की शिक्षा वह आश्रम में रहकर करता था। एक वेद के ज्ञान को स्नातक कहते थे, यानी 12 वर्ष तक वह स्नातक करता था। 2 वेद के ज्ञान को वासु कहते थे, यानी 24 वर्ष तक वह वासु की डिग्री ले लेता था। 3 वेदों के ज्ञान को रुद्र कहते थे। रुद्र की उपाधि प्राप्त होने के लिए उसे 36 साल की आयु तक जो है इसका अध्ययन करना पड़ता था। और चौथे वेद के ज्ञाता को जो है आदित्य कहा जाता, जो 48 वर्ष की आयु तक पूरा होता था। तो इस तरीके से जिसने जितने वेद किए उस हिसाब से उसे उपाधि, यानी 1 वेद स्नातक, 2 वेद वासु, 3 वेद रुद्र, चौथा वेद आदित्य।
तो इस तरीके से इसका अध्ययन काल होता था और जो इसकी जो डिग्री होती थी, समय समय जो लगता था वो यहाँ पर चर्चा की। इसके बाद आता है आपकी शिक्षा व्यवस्था। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था अत्यंत ही सुव्यवस्थित एवं समेकित थी। उस समय की शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा ऐसा कोई विभाजन नहीं था। अनौपचारिक शिक्षा बच्चे के जन्म से ही आरंभिक की जाती थी, यानी कि उस समय पर जो शिक्षा का कोई विभाजन नहीं था कि प्राथमिक, माध्यमिक, ये इस तरीके से कोई जो है विभाजन नहीं था। वो जो था एक तरीके से गुरु के विवेक के अनुसार, वेदों के अनुसार वो शिक्षा दी जाती थी। और जो शुरू की शिक्षा होती थी, यानी जिसे आप प्राथमिक शिक्षा कह सकते हैं, वो जो है बच्चों को घर पर ही दी जाती थी। जो घर पे शिक्षा दी जाती थी प्राथमिक शिक्षा, तो उस शिक्षा को प्रारंभ करने के लिए जो है चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता था। चूड़ा कर्म संस्कार क्या होता है? वैदिक शिक्षा में संस्कारों एवं मंत्रों का विशेष महत्व होता है। बालक 5 वर्ष की अवस्था में पूर्ण कर लेने के बाद ही गुरुकुल में प्रवेश कर सकता था। 5 वर्ष की अवस्था से पहले जो था, जब बालक की प्रारंभिक जो शिक्षा दीक्षा शुरू की जाती है घर में, जब वो बोलना शुरू कर देता था, तो उस शिक्षा को प्रारंभ करने से पहले जो है चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता था। इस संस्कार को जो है दूसरे नाम से भी जानते हैं। इस संस्कार को जो है विद्यारंभ संस्कार भी कहते हैं। मतलब चूड़ा कर्म संस्कार है विद्यारंभ संस्कार, जो घर पे जो शिक्षा शुरू होती थी उससे पहले किया जाता था। इसमें जो है माता पिता बुजुर्गों के बीच ही रहकर ये संपन्न की जाती। परिवार में मंत्रों का उच्चारण, अभ्यास, पाठन, प्रारंभिक गणित, कथा, कहानी आदि का ज्ञान कराया जाता था। यानी बालक की शिक्षा जो घर पर प्रारंभ की जाती थी, उसमें पहले चूड़ा कर्म संस्कार होता था, जिसे विद्यारंभ संस्कार भी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद जब गुरुकुल में शिक्षा के लिए जाता था बच्चा था, तो उसका जो होता था गुरुकुल में जाने से पहले प्रवेश के समय पे होता था उपनयन संस्कार। ये मुख्य है। तो जब गुरुकुल में प्रवेश लेता था वहाँ पर एक उपनयन संस्कार होता। गुरुकुल में जाने के समय कुछ विशेष मंत्रों का गुरुजी के द्वारा उच्चारण करवाया जाता था और वहाँ पर कुछ संस्कार किए जाते थे। तो वहाँ पर जो गुरुकुल की शिक्षा प्रारंभ करने के लिए उपनयन संस्कार करना आवश्यक होता था। गुरुकुल में प्रवेश के लिए उपनयन संस्कार करा जाता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है पास ले जाना, यानी गुरु के पास ले जाना। उपनयन संस्कार के बाद गुरु सावित्री मंत्र का उपदेश देकर शिक्षा शुरू करते थे। उपनयन संस्कार को मोजी संस्कार भी कहा जाता है। इसे धार्मिक संस्कार के बाद छात्र भौतिक शारीरिक से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता था और द्विज कहलाता था। यानी कि जो हमारा भौतिक शरीर है, जो हमारा ये फिजिकली बॉडी है, इस शरीर से हम जो आध्यात्म की ओर अग्रसर होते थे। यानी कि जो गुरुकुल में हम शिक्षा लेने के लिए जाते थे, तो हमारी जो गुरुकुल की शिक्षा शुरू होती थी वो उपनयन संस्कार के माध्यम से होती थी। ये कितनी उम्र में किया जाता था? यानी गुरुकुल में प्रवेश के लिए उपनयन संस्कार के लिए होता है, ब्राह्मण छात्रों के लिए जो होता है 8 वर्ष में था, क्षत्रिय छात्रों के लिए 11 वर्ष और वैश्य छात्रों के लिए 12 वर्ष। यानी जब 8 वर्ष की आयु होती थी तो ब्राह्मण बच्चे जब इसमें प्रवेश लेते, क्षत्रिय बच्चों के लिए 11 वर्ष तक का प्रावधान था और वैश्य बच्चों को जो है 12 वर्ष तक भी इसका प्रवेश, जब 12 वर्ष की उनकी आयु होती जब तक भी उन्हें प्रवेश मिल जाता था गुरुकुल में। तो ये हुआ आपका उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार तो मतलब जब हमने शिक्षा प्रारंभ की तो वो हुआ उपनयन संस्कार। जो शिक्षा पूर्ण होने के बाद जो होता था वो होता था आपका समावर्तन संस्कार। यानी शिक्षा समाप्ति के बाद ये संस्कार किया जाता था, उसे बोलते थे हम समावर्तन संस्कार। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो है हमारा इस स्लाइड में लिखने से रह गया है ये। इसके बाद आता है शिक्षा सत्र व समय। सामान्य शिक्षा सत्र की अवधि 1 वर्ष से में 4.5 वर्ष 5 मास की होती थी। यानी 4.5 या 5 मास, यानी 4.5 महीने या 5 महीने का जो है 1 वर्ष में ही जो है पढ़ाई का काम चलता था। विद्या अध्ययन का कार्यक्रम श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह से शुरू होता था और पौष माह की पूर्णिमा को छंद मास उत्सर्जन समारोह से समाप्त हो जाता था। और शिक्षण कार्य पाठन प्रातःकाल से मध्याह्न तक, फिर कुछ विश्राम तथा भोजन उपरांत के बाद सायंकाल को चलता था। गुरुकुल में अवकाश भी रहता था। प्रत्येक माह 4 दिन का प्रतिपाद पूर्णिमा, प्रत्येक पखवाड़े की अष्टमी को अवकाश रहता था। बच्चों को छुट्टियां ज़्यादा मिलती थीं। कहने मतलब यह है कि 1 वर्ष में 4.5 महीने ही वहाँ पर शिक्षण कार्य होता था। उसके अलावा जो है समय समय पर जो है छुट्टियाँ भी मिलती रहती थी। विशेष पर्वों पे, विशेष त्योहारों पे जो है छुट्टियाँ मिलती थी। लेकिन इन छुट्टियों के लिए बच्चा घर नहीं आता था, वह सिर्फ गुरुकुल में रहकर ही उन छुट्टियों को व्यतीत करता है। शिक्षा का केंद्र। प्राचीन काल में शिक्षा प्राकृतिक के स्वाभाविक वातावरण में खुले माहौल में होती थी। ये स्थान सामान्यतः गुरुजनों के आश्रम या घर हुआ करते थे जो कोलाहल से दूर होते थे। यहाँ रहकर छात्र आचार व्यवहार के नियमों को सीखता था। यानी प्राचीन काल में जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं होती थी। गुरुजी के घर पर या वहाँ के उनके आश्रम में जो है पेड़ के नीचे बैठकर या गुरुजी की कुटिया में या अब ज़मीन पर बैठकर जो है शिक्षा साधारण तरीके से साधारण वस्त्रों को पहन करके शिक्षा प्राप्त की जाती थी।
इसके अलावा पाठ्यक्रम में जो था वेद, उपनिषद, पुराण, नीतिशास्त्र, इतिहास, गणित, भाषा, कला, विज्ञान, शिल्प, कृषि, पशुपालन, अर्थव्यवस्था एवं सैन्य विज्ञान का अध्ययन कराया जाता। शिक्षण का माध्यम संस्कृत भाषा होती थी। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता था कि बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षण का जो माध्यम था वो क्या है, संस्कृत है। इसके बाद जो है वैदिक, और यहाँ पर जो है इस आप याद रखेंगे ये वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा में पाली भाषा का प्रयोग होता था। तो इसके बाद शिक्षण विधियाँ क्या होती थी, शिक्षा जो मुख्य जो विधि थी मौखिक होती थी। वहाँ पर जो है जो गुरुजी होते थे वो एक पेड़ के नीचे बैठ के एक भाषण देते थे, उन्हें कहानी के रूप में कुछ समझाते थे और बच्चे उसे सुनते थे, उस पर चिंतन करते थे और फिर उसे व्यवहार में लाते थे। तो ये जो मुख्य रूप से 3 विधियाँ थी, श्रवण यानी सुनना, मनन यानी चिंतन करना, निधिध्यासन यानी उसे व्यवहार में उतारना। जो गुरुजी ने कहा उसको सुना, उसके बाद उस पर चिंतन किया, मनन किया, उसके बाद उसे व्यवहारिक रूप से करके देखा। तो ये इस तरीके से शिक्षण विधियाँ थी। गुरु शिष्य संबंध, वैदिककालीन युग में शिक्षक व छात्र का संबंध पिता पुत्र के समान होता था। जिस प्रकार की पिता पुत्रों का ध्यान रखता है, पुत्र पिता का सम्मान करते हैं, उस प्रकार से जो है गुरु शिष्य के संबंधों को वैदिककालीन शिक्षा में माना जाता था, ये समझा जाता था। तो इसके अलावा जो अनुशासन, यहाँ पर एक गुरुकुल प्रणाली में जो अनुशासन होता था वो प्रभावात्मक अनुशासन होता था। यानी गुरुजी जो है अपने आदर्श और अपने द्वारा प्रभाव के द्वारा जो है बच्चों को स्वयं अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित करते थे। अब चर्चा के बिंदु, यहाँ पर जो कुछ मुख्य बिंदु हैं उन पर ध्यान डाल देते हैं। वैदिक शिक्षा को सूत्र उपनिषद कालीन शिक्षा भी कहते हैं। शिक्षा का अर्थ अंतर्ज्योति प्रकाश से था। प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा प्राचीन भारतीय शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषता थी। शिक्षा परा अपरा 2 प्रकार की होती। परा मतलब इस जगत की शिक्षा, परा मतलब यानी भौतिक जगत की यानी सांसारिक शिक्षा। अपरा मतलब संसार से बाहर की शिक्षा, यानी दूसरे मतलब जो है देवलोक या जिसे हम ब्रह्मलोक कह सकते हैं। यानी 2 तरीके के संसार में 2 तरीके के इन्होंने क्षेत्र माने हैं। परा जिसमें हम जीते हैं, अपरा जहाँ हम मरने के बाद जाएंगे। तो 2 प्रकार की शिक्षा होती थी। निःशुल्क एवं सार्वभौमिक शिक्षा का प्रचलन भारत में आदिकाल से ही हो गया था। निःशुल्क यानी बच्चे से कोई शुल्क नहीं लिया था। कक्षा में छात्र संख्या बढ़ जाने पर कक्षा नाइके पद्धति द्वारा कार्य किया जाता है। नाइके पद्धति यानी मोंटेसरी प्रणाली। जब बच्चों की संख्या बढ़ जाती थी तो उन्हें जो है सीनियर छात्र जो होते थे, सीनियर स्टूडेंट जो होते थे, वो उन्हें शिक्षित करने का कार्य करते थे, गुरु की जो है उसमें सहायता करते थे। इसके अलावा कमियां थी, इस जो शिक्षा व्यवस्था में कुछ कमियां थी। नंबर 1, वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो है बाल मनोविज्ञान का समावेश नहीं था। यानी साइकोलॉजिकल रूप से बच्चों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। उनकी साइकोलॉजिक, उनकी मानसिक जो रुचियां हैं उन पर उनको नहीं समझा जाता। यानी मनोविज्ञान का अभाव था इस शिक्षा प्रणाली में। वैदिक शिक्षा केंद्रित यहाँ वैदिक शिक्षा बाल केंद्रित न होकर एक मार्गी थी। यहाँ पर कहने का मतलब यह है, ये बालकों को केंद्र में न रखकर ये शिक्षक केंद्रीय शिक्षा थी। यानी जो गुरुजी कहते थे वही होता था। यहाँ पर बालकों की जो रुचि अभिरुचियों के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जाती थी। प्राय प्रत्येक विषय प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य थे। यानी जिस बच्चे में जो बच्चा जो कोई विषय नहीं पढ़ना चाह रहा फिर भी उसे वो विषय पढ़ने पड़ते थे। यानी सही बच्चों के लिए सामान्य पाठ्यक्रम था। धार्मिकता, सत्य, ब्रह्म आदि विषयों का अधिक प्रधान था। मतलब कि जो मुख्य बोलबाला था इसमें धार्मिकता थी और ब्रह्म यानी, और दूसरे जो आपको मोक्ष के ऊपर ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जाता है। यानी दूसरे जो इस संसार की अपेक्षा दूसरा जो आपका परालोक है उस पर ध्यान दिया जाता है। इसकी कमी थी। माध्यम संस्कृत था। इसके अलावा किसी और भाषा पर कोई जोर नहीं दिया गया। स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रचार नहीं था। यानी स्त्री की शिक्षा का कोई व्यापक प्रचार नहीं था, ना इसमें कोई ज़्यादा उल्लेख मिलता है। शिक्षा पद्धति मौखिक थी लेकिन अभ्यास पर जोर नहीं दिया जाता था। इस शिक्षा व्यवस्था में मौखिक शिक्षा व्यवस्था थी लेकिन इसमें जो बच्चों को अभ्यास पर ज़्यादा जोर नहीं जाता है। इसके अलावा एक इसमें और कमी थी कि इसमें शूद्रों की शिक्षा को जो है निषेध कर दिया गया था। इसमें केवल जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो वैश्य जो लोग थे, इसमें 3 ही वर्गों के जो है लोगों को शिक्षा दी जाती है। इसकी एक मुख्य कमी भी मानी जाती है। तो हमने देखा वैदिककालीन शिक्षा की कमियाँ, वैदिककालीन शिक्षा की जो मुख्य बातें हैं इन पर हम नज़र डालेंगे। गुरु शिष्य संबंध, शिक्षण विधियाँ, पाठ्यक्रम, शिक्षा केंद्र, शिक्षा सत्र, उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार। हमने बताया कि समावर्तन संस्कार जो है शिक्षा समाप्त होने के बाद किया जाता था। उपनयन संस्कार जो गुरुकुल में प्रवेश के समय किया जाता था। शिक्षा व्यवस्था में चूड़ामणि संस्कार जो होता है परिवारवार में जब बच्चे की जो शुरुआती शिक्षा होती थी माता पिता द्वारा शुरुआत की जाती थी, तो चूड़ामणि संस्कार जिसे जो है विद्यारंभ संस्कार भी कहते हैं। इसके अलावा अध्ययन काल, 1 वेद का ज्ञान स्नातक, 2 वेद का ज्ञान वासुद, 3 वेद का ज्ञान रुद्र, 4 वेदों का ज्ञान आदित्य।
शैक्षणिक सिद्धांत या इसकी विशेषताएं और उद्देश्य, यानी मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना, आध्यात्मिकता की प्राप्ति करना, और वैदिककालीन शिक्षा जो है इसका अर्थ यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की। तो आज हमने जाना प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को, और अगली कक्षा में हम बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था लेकर आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।